अगस्त माह भारत की आज़ादी के किस्से सुनने और सुनाने के लिए जाना जाता है। हमने आपको काकोरी एक्शन ट्रेन और आज़ाद भारत की 78वीं वर्षगांठ में के वीडियो पेश किए हैं। आज हम आपको भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद को भारत का राष्ट्रीय नारा बनाने वाले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र जी उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष जी को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र जी से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। कटक के स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के वक्तृत्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। सुभाष जी ने छात्रों का नेतृत्व भी संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन में सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर उन्हें ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर ना आ जाएं। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष जी आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा कि ताकि वो परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को वह इंग्लैंड चले गए और परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष जी ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उसमें प्रवेश ले लिया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या भी हल हो गई। एडमिशन लेना तो बहाना था, असल मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए यह परीक्षा पास की। इसके बाद सुभाष चंद्र जी ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेज़ों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस से
त्यागपत्र देने का पत्र लिखा उन्होंने। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को भी लिखा, किंतु अपनी माँ प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष जी जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश यानी कि भारत वापस लौट आए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष जी दास बाबू के साथ काम करने लगे। के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष जी को महापालिका का प्रमुख कार्यकारिणी अधिकारी बनाया। सुभाष जी ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्होंने भारतीय नाम कर दिए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन देश में लोकप्रिय हो गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष जी ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। में सुभाष जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष जी उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष जी ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेट्स मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष जी और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह निर्णय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष जी एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ़ कराने के लिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से बात करी। चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी ने अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष जी गांधी जी के और कांग्रेस के तौर तरीकों से सख्त नाराज हो गए। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष जी को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था और गलती से किसी और को मार दिया। इसके लिए उसे फांसी की सज़ा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष जी फूट फूट कर रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मंगाकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष
जी ज्वलंत कलाकारियों से न केवल संबंध रखते हैं अपितु वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष जी को गिरफ्तार कर लिया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। सुभाष जी ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तपेदिक रोग हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया था। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं। आखिर वे परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो गईं कि जेल अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद वे कारावास में ही ना मर जाएं। अंग्रेज सरकार यह खतरा और जोखिम नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष जी की कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष जी इलाज के लिए डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष जी कारावास में ही थे। इस चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष जी को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष जी यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष जी ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बस्तूर जारी रखा। वहाँ पे वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष जी के अच्छे दोस्त बन गए। जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे, बाद में सुभाष जी यूरोप में विट्ठल भाई पटेल जी से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष जी ने मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी जी के नेतृत्व की जमकर निंदा की। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए तो सुभाष जी ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल जी नहीं बचे, उनका निधन हो गया। 1934 में सुभाष जी को उनके पिता के मृतशैया पर होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज़ से कराची होते हुए कलकत्ता लौट गए। तब कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी वे कोलकाता आ गए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और कई दिनें जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना निश्चित हुआ। इस अधिवेशन में पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष जी को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष जी का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी था। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष जी ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष जी ने बंगलौर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिस के नेतृत्व में चिकित्सीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया, तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फाशिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष ना तो जापान की कठपुतली थे, न ही फाशिस्ट
विचारधारा से सहमत थे। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था, मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष जी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल ना झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ना आने पर सुभाष जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सिंधिया को चुना। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने गांधी जी को पत्र लिखकर सुभाष जी को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष जी को फिर से अध्यक्ष बनने के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की भी बात नहीं मानी। कोई समझौता ना हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को साथ दिया है तो वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष जी को चुनाव में 15 मत और सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए, परंतु चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष जी के तौर तरीक़ों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष जी के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। के साथियों ने भी सुभाष जी को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया। अधिवेशन के बाद सुभाष जी ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक भी ना मानी। परिस्थितियाँ ऐसी बन गईं कि सुभाष जी कुछ काम ही नहीं कर पाए। आखिरकार तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। नज़रबंदी से निकलने के लिए सुभाष जी ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान भेष में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के एक धनबाद जिले तक पहुंचाया। गोमो रेलवे स्टेशन, जो इस समय सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर में से पकड़कर वे पेशावर पहुँचे। एक मियाँ अकबर शाह मिले। मियाँ अकबर शाह ने उनकी मुलाकात किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफ़र में भगत राम तलवार पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफ़र पूरा किया। काबुल में सुभाष जी 2 महीने तक उत्तम चंद महलोत्रा नाम के एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहाँ उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें कामयाब रहने के बाद उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन इटालियन दूतावासों ने उनकी पूरी सहायता करी। आखिरकार नाम बदलकर सुभाष जी काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए।
बर्लिन में सुभाष जी सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष जी नेताजी के नाम से जाना जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्रांट सुभाष जी के अच्छे दोस्त बन गए। आखिरकार 29 मई 1942 के दिन सुभाष जी जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडॉल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष जी को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। जर्मनी के हिटलर से चर्चारत सुभाष चंद्र बोस कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक आत्मचरित्र लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी। इस विषय पर सुभाष जी ने हिटलर से अपनी नाराज़गी व्यक्त की। हिटलर ने अपने किए पर माफ़ी मांगी। अंत में सुभाष जी को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक ले गई। वहाँ वे दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुँचे। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुँचाकर चली आई। फौज का गठन पहली बार 1942 में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया, तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सौगोन में नेताजी एक विमान से जा रहे थे कि 18 अगस्त को ताईहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल, सोदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताईहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताईहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैकोजी मंदिर में रखवा दी गई। दस्तावेजों के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताईहोकू के सैनिक अस्पताल में रात में करीब 9 बजे हुई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना और नेताजी की मौत संदेह के घेरे में थी। इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1970 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता है। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को
अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए, उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया, जो आज भी कायम है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा को नेताजी का नाम देकर और छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे अब तक पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। जब तक गुमनामी बाबा जीवित थे तब तक देश के अलग अलग हिस्सों में भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कभी कोई कमी नहीं रही। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और नेताजी के आज़ाद हिंद फौज से जुड़े कुछ मुख्य लोग गुमनामी बाबा से मिलने के लिए फैजाबाद उनकी कुटिया तक जाते थे। गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद उनके सामान से कई चीज़ें बरामद की गई, जिन्हें 26 लकड़ी के बक्सों में भरकर जिला कोषागार में रखवा दिया गया। उन वस्तुओं का विवरण कई समाचार पत्रों में छपा। इन वस्तुओं में अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली पुस्तकों का विशाल संग्रह, कई भारतीय और विदेशी पत्रिकाएं, समाचार पत्र, विदेशी निर्मित वस्तुएं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और राष्ट्रीय नेताओं के पत्र, नक्शे, बोस के परिवार के सदस्यों की तस्वीरें, कुछ और भारतीय राष्ट्रीय सेना की यादगार वस्तुएं शामिल थी। सरकार ने उनकी सभी वस्तुओं को संरक्षित कर लिया। अब तक की सरकारों ने इसे हस्तक्षेप के योग्य ना मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।